अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर सर्वे पाकिस्तान डिपार्टमेंट के अंदर टेक असिस्टेंट की और टेक्नीशियन की मल्टीपल जॉब्स आई, जिन पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 जून 2026 थी। 27 जून से जुलाई के मंथ तक, यानी जुलाई के एंड तक, डिफरेंट डेट्स के ऊपर जो कैंडिडेट्स जिन लोगों ने अप्लाई किया था सर्वे ऑफ पाकिस्तान में, उनकी टेस्ट और इंटरव्यूज स्केड्यूल कर दिए गए हैं सर्वे ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अब ये वीडियो उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए बनाई जा रही है जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान में अप्लाई कर चुके हैं और अब ये सोच रहे हैं कि हमने इंटरव्यू के अंदर कौन कौन से सवालात को तैयार करके जाना है सर्वे ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बिलखसूस। क्योंकि सर्वे ऑफ पाकिस्तान के अंदर अगर आप जॉब करने के लिए अप्लाई कर चुके हैं, तो जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो डिपार्टमेंट है, जो इसका काम है, उस हवाले से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो सवाल कौन से हो सकते हैं? मैं 50 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये वो 50 सवालात हैं जो अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे देख लेंगे, तो चाहे आपने टेक्नीशियन की पोस्ट पे अप्लाई की है 7 स्केल पे, या टेक असिस्टेंट पे यानी 15वें स्केल पे अप्लाई की है डिफरेंट ट्रेड्स में या स्टोर्स में, तो अगर हम बात करें टेक्नीशियन की, तो ये टेक्नीशियन की वो 150 सीट थी, और जो टेक असिस्टेंट की थी 15वें स्केल की, वो 60 सीटें थी, और इस तरह टेक असिस्टेंट स्टोर्स की 3 सीटें थी। ये मिला जुला के तकरीबन 213 सीट्स थी। चाहे आपने टेक्नीशियन पे अप्लाई किया या टेक असिस्टेंट पे, ये वीडियो आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल है। सर्वे ऑफ पाकिस्तान के हवाले से और टेक्नीशियन और टेक असिस्टेंट क्या काम करते हैं, इस हवाले से जो भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो इस तरह के हो सकते हैं। आप जरा वीडियो को देखिएगा मुकम्मल, ताकि आपकी इंटरव्यू की तैयारी हो जाए। सर्वे ऑफ पाकिस्तान में अगर आपका इंटरव्यू है किसी दिन भी, 27 जून को, 28 जून को, 30 जून को, या जुलाई की किसी भी डेट में, तो सबसे पहले जो आपसे सवाल पूछा जाएगा वो होगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल टेल अस अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए। तो उसमें आपने कोई इतना घबराना नहीं है। आपने सादा अल्फाज में कहना है कि माई नेम इज सपोज मोहम्मद अजमल खान, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट बकर, प्रोविंस पंजाब। आई हैव कंप्लीटेड माई बैचलर, जो भी डिग्री आपने कंप्लीट की है। आई हैव कंप्लीटेड माई एफएससी या डीएई इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो भी डिग्री है आपको। ड्यूरिंग माई स्टडीज आई डेवलप्ड इंटरेस्ट इन सर्वेइंग, जीआईएस एंड मैपिंग एंड जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजीज। कि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे, जब पढ़ रही थी तो जीआईएस, सर्वेइंग, मैपिंग एंड जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजीज में मेरी इंटरेस्ट थी। आपने ये भी शो करना है। आई एम हार्ड वर्किंग, eager to learn and highly motivated individual to serve in the survey of Pakistan। आप सिंपली अपने अपने इंट्रोडक्शन को बिल्कुल सिंपल रखना है। अगर आपकी कोई हॉबी आप बताना चाहते हैं या इंटरेस्ट, वो भी बता सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आप सर्वे ऑफ पाकिस्तान को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आपने कहना है कि सर्वे ऑफ पाकिस्तान एक नेशनल मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, एक बात और भी जरा गौर से सुने, जरूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी में बोलें। अगर वो आपसे पूछते हैं कि सर्वे ऑफ पाकिस्तान को आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप उर्दू में जवाब दे सकते हैं पूरे इंटरव्यू के दौरान। देर इज नो नीड टू वरी अबाउट। तो अगर वो कहते हैं कि आप इंटरव्यू सर्वे ऑफ पाकिस्तान को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपने कहना है कि सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है ये नेशनल लेवल पे मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि मैपिंग करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है, सर्वे ऑफ पाकिस्तान, फॉर टोपोग्राफिक मैपिंग, जियोडेटिक कंट्रोल, जीआईएस एंड नेशनल स्पेशल डाटा। यानी कि ये नेशनल लेवल पे, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान लेवल पे ये टोपोग्राफिक मैपिंग करती है, जियोडेटिक कंट्रोल करती है, क्योंकि जो जो अर्थ का जो नॉलेज है, जो ज्योग्राफी है, और जीआईएस, और इस तरह नेशनल स्पेशल डाटा, स्पेशल मीन जिसका ताल्लुक स्पेस से होता है। It offers an excellent opportunity to serve the country while working with modern surveying technologies। कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हिस्सा बन के हमें एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम मॉडर्न सर्वेइंग टेक्नोलॉजीज की मदद से अपने कंट्री को सर्व कर सकें, एज ए सर्वेयर, एज ए टेक्नीशियन, एज ए टेक असिस्टेंट। अच्छा, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सर्वे ऑफ पाकिस्तान क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो आपने कहना है कि सर्वे ऑफ पाकिस्तान एक नेशनल सर्वेइंग और मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये इदारा जो है नेशनल लेवल पे इदारा है जो सर्वे भी करता है, मैपिंग भी करता है, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोड्यूसिंग मैप्स, फॉर मेंटेनिंग जियोडेटिक नेटवर्क्स,
फॉर प्रोवाइडिंग स्पेशल डाटा एंड सपोर्टिंग नेशनल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। जो हमारे सिक्योरिटी ऑपरेशंस करने होते हैं आर्मी ने, एयरफोर्स ने या नेवी ने, तो उसमें पहले सर्वे किया जाता है। आपको याद होगा, आप लोग पढ़ते रहते होंगे, क्योंकि मुहर्रम का महीना है, तो मुहर्रम के महीने की निस्बत से मैं इस बात को रिलेट करूंगा कि जो पुराना दौर था, जो सलीबी जंगें थी, इवन के 61 हिजरी में भी जब भी कोई जंग होती थी तो उससे पहले जाके अपने स्पाई भेजे जाते थे। स्पाई का मतलब है SPY, वाई, स्पाई मीन जासूस। वो जाके सर्वे करते थे, वो जाके जायजा लेते थे कि जो मुखालिफ कुव्वतें हैं, मुखालिफ जो दुश्मन की जो सफ़े हैं, उनके पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, उनके पास कौन कौन से हथियार हैं, उनके पास कौन कौन से जानवर हैं, उनके पास कितना असला है, एम्यूनिशन है, और वो किस जमीन में रहते हैं, बैठे हुए हैं, कहाँ वहाँ पे पानी है कि नहीं, कितनी उनके पास खुराक है, कितनी उनके पास कमक है। काफ मीम के कमक कहते हैं कि उनके पास कितनी फौज है। तो अगर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इन्होंने भी अगर कोई सिक्योरिटी के ऑपरेशन सर अंजाम देने हो, या कहीं नेशनल डेवलपमेंट को एयरपोर्ट बनाना हो, या कहीं प्लांट बनाना हो, कोई एनर्जी का, या कोई न्यूक्लियर प्लांट बनाना हो, तो वहां पे पहले सर्वे किया जाता है कि जमीन किस किस्म की है, वहां पे पानी कितने लेवल पे है, सी लेवल से कितना दूर वो जगह है, वहां पे कोई अर्थक्वेक तो नहीं आ सकते, वहां पे कोई फ्लड्स तो नहीं आ सकते। तो ये जो इदारा है, ये बेसिकली फोर्सेस का ही इदारा है, सर्वे ऑफ पाकिस्तान। ये मैपिंग करता है, सर्वेइंग करता है, ताकि सिक्योरिटी के और डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे पहले मैपिंग की जाए। और जो अर्थ का डाटा है, जो डाटा नेटवर्क्स का डाटा, स्पेशल इंफॉर्मेशन ली जाए कि कौन सी जगह की सतह समंदर से कितनी ऊंची है, कितनी नीचे है, उसके पहाड़ वादियां कितने फासले पे हैं, शहर कितने फासले पे है, गांव कितने फासले पे है, उसके करीब करीब कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट तो नहीं है, ब्ला ब्ला सब कुछ। तो ये आपको सर्वे ऑफ पाकिस्तान की समझ आ गई। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वेइंग क्या होती है, व्हाट इज सर्वेइंग। तो आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी साइंस है, या ये एक ऐसी आर्ट है विच मेजर्स। सर्वेइंग के अंदर आप क्या करते हैं, ये एक ऐसी साइंस या आर्ट है जिसमें हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, एंगल्स मेजर करते हैं, और एलिवेशन की कोई जगह सतह यानी कि सी लेवल से कितनी ऊंची है, एलिवेशन कहती है ऊंची। जैसे हमारे घर होते हैं उनके सामने एलिवेशन होती है, इसी तरह यानी कि बरामदा होता है तो उसके नीचे पिलर होता है, तो वो एक एलिवेशन होती है। तो सर्वेइंग एक ऐसी साइंस और आर्ट है जो डिस्टेंस मेजर करती है, एंगल मेजर करती है, और एलिवेशन मेजर करती है, ये जानने के लिए कि अर्थ की सरफेस से कौन सा पॉइंट कितना ऊंचा या नीचे है। समझ आ गई होगी आपको। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज GIS, आप GIS के बारे में क्या जानती हैं या जानते हैं। तो आप कह सकते हैं कि GIS स्टैंड्स फॉर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS, ये एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है। GIS एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो किस लिए इस्तेमाल होता है, टू कलेक्ट, स्टोर, एनालाइज, मैनेज एंड डिस्प्ले ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, जिसका ताल्लुक किसी इलाके से होता है। तो अगर किसी इलाके की सर के बारे में जो मालूमात मिलती है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, महफूज करना, उस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करना, और उस इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, और उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना LED के जरिए, या कोई प्रेजेंटेशन बनाना, इस सारी चीज को हम क्या कहते हैं। इस सारे कामों के लिए जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिमोट सेंसिंग क्या होती है। सर्वेइंग, सर्वे ऑफ पाकिस्तान और रिमोट सेंसिंग, इस जो चोली दामन का साथ है, ये बहुत जरूरी इंटरलिंक्ड टर्म्स है। रिमोट सेंसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है सर्वेइंग के अंदर और सर्वे ऑफ पाकिस्तान के अंदर। रिमोट सेंसिंग क्या होती है, इट इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ सरफेस विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट, मेनली यूजिंग सैटेलाइट, ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट। यानी किसी जमीन के किसी एरिया के बारे में फिजिकल कांटेक्ट के बगैर, यानी उसके ऊपर आपके कदम ना हो, आपका पाँव हाथ ना लगे, यानी कि जमीन के किसी एरिया की, किसी प्लॉट की, या जमीन के किसी सरफेस की इंफॉर्मेशन हासिल करना फिजिकल कांटेक्ट के बगैर, हाँ उसके लिए सेटेलाइट यूज की जा सकते हो, ड्रोन इस्तेमाल किए जा सकते हो, या एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किया जा सकता हो। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी जंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो 4 दिन की जंग लगी थी, उसमें जो ड्रोन्स फेंके गए थे इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में, पाकिस्तान से इंडिया की तरफ, उससे वो उनका क्या मतलब होता है, वो स्पाइंग करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को डाटा कलेक्ट करते हैं कि कौन सी जगह पे फसलें हैं, कौन सी जगह पे फैक्ट्री है, कौन सी जगह पे एयरपोर्ट है। तो ड्रोन्स, सैटेलाइट्स और एयरक्राफ्ट, इनकी मदद से जमीन के किसी खास एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और वहां पे फिजिकली न जाना, इसको हम कहते हैं दूर रह के सेंस करना, यानी रिमोट सेंसिंग।
आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जीआईएस में और रिमोट सेंसिंग में फर्क क्या है। तो रिमोट सेंसिंग डाटा कलेक्ट करता है दूर रह के, यानी कि आप वहां वो जगह पे जाते नहीं है। अब इंडिया के जो लोग हैं, जो इंडिया के टेक्नीशियन थे, टेक असिस्टेंट थे, वो पाकिस्तान में आए नहीं थे, लेकिन वो दूर बैठ के उन्होंने ड्रोन्स भेज के डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश की पाकिस्तान की सरजमीन में के बारे में। तो ये रिमोट सेंसिंग है। लेकिन जीआईएस क्या करती है, जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये एक ऐसा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो डाटा को कलेक्ट भी करता है, फिर उस डाटा को स्टोर भी करता है, फिर उस डाटा को एनालाइज भी करता है कि कौन सी जगह कहाँ पे है, कौन सी जगह सतह समंदर से कितनी ऊंची है, कौन सी जगह पे करीब पहाड़ है। तो वो डाटा, यानी कि जीआईएस डाटा जो है किसी जमीन के किसी एरिया के बारे में डाटा कलेक्ट भी करता है, स्टोर महफूज भी करता है, उसको एनालाइज भी करता है, और उसको डाटा को प्रेजेंट भी करता है समरी की शक्ल में, बार चार्ट की शक्ल में, पाए चार्ट की शक्ल में, प्रेजेंटेशन की शक्ल में। तो ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। आपको पता है कंप्यूटर क्या काम करता है, डाटा को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, एनालाइज करता है और डिस्प्ले करता है। तो ये जीआईएस का सिस्टम काम है। तो ये फर्क समझ आ गया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जीपीएस के बारे में आप क्या जानते हैं। तो जीपीएस क्या है, ये एक सेटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। ये सेटेलाइट से चलने वाला एक नेविगेशन, यानी कि चलने के लिए एक सिस्टम है दैट डिटरमिन्स एक्यूरेट लोकेशन, एक्यूरेट स्पेस, एक्यूरेट स्पीड, एक्यूरेट टाइम एनीवेयर ऑन द अर्थ। जमीन में कहीं पे भी एक्यूरेट टाइम क्या है, एक्यूरेट लोकेशन वो कौन सी है, और एक्यूरेट स्पीड कितनी है किसी जगह की, किसी चलती हुई लोकोमोटिव या गाड़ी की। तो जमीन के किसी खास एरिया में जो कहीं पे भी कोई चीज भी अगर जमीन पे एग्जिस्ट करती है, तो एग्जैक्टली किस जगह पे है उसकी एक्यूरेट लोकेशन, और वहां पे अगर कोई चीज चल रही है या मूव कर रही है उसकी एग्जैक्ट स्पीड कितनी है, और एग्जैक्टली वो वहां पे टाइम क्या है उस जगह पे। क्योंकि अगर सपोज इस टाइम में पाकिस्तान में 3 बज के 7 मिनट है, तो अमेरिका में हो सकता है कि इस टाइम शाम के रात के 3 बज के, यानी कि सुबह के 3 बज के 7 मिनट हो। तो किसी खास जगह पे अगर हमने ये चेक करना हो कि वो जगह एग्जैक्ट उसकी लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट वहां पे टाइम कितना है, और एग्जैक्ट वहां पे कोई चीज अगर मूव कर रही है तो उसकी स्पीड कितनी स्पीड से वो मूव कर रही है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो हासिल करते हैं वो एक सैटेलाइट सिस्टम से हासिल करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जीपीएस। ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है बेसिकली। जीएनएसएस, व्हाट इज जीएनएसएस, इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। तो जीएनएसएस स्टैंड्स फॉर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। दोबारा सुने, जीएनएसएस क्या है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, आपने कहना ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। नेविगेशन कौन होता है, जैसे समंदर में आप कहीं नेविगेट करके आगे मूव करते हैं, या किसी सहरा में आगे मूव करते हैं रास्ते ढूंढते ढूंढते, उसको हम नेविगेट कहते हैं, चलना फिरना। तो ग्लोबल आलमी तौर पे यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है ये। जीपीएस इसकी एक एग्जांपल है। यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की एक मिसाल क्या थी, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो हमने अभी पढ़ा है। तो जीपीएस में और जीएनएनएस में क्या फर्क है। जीपीएस बेसिकली एक अमेरिकन सैटेलाइट सिस्टम है। जीपीएस जो हमने पहले पढ़ा है, जो कि एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जीपीएस भी वो एक अमेरिकन सैटेलाइट सिस्टम है। और जो जीएनएनएसएस है, ये इसमें जीपीएस भी आ जाता है, इसमें ग्लोनास भी आ जाता है, इसमें गलीलियो भी आ जाता है, इसमें बीडो भी आ जाता है। ये डिफरेंट, आप कह सकते हैं जीएनएनएस के अंदर डिफरेंट सैटेलाइट सिस्टम्स है। लेकिन खाली जीपीएस की अगर हम बात करें तो वो अमेरिकन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। मैप के बारे में पूछा जा सकता है कि आप मैप के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट इज मैप। तो आप कह सकते हैं कि मैप एक स्केल्ड रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस की एक स्केल्ड रिप्रेजेंटेशन। स्केल्ड का मतलब है कि अगर सपोज हमने 25 माइल का डिस्टेंस शो करना हो किसी पेज पे, तो हम क्या कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 माइल इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर। तो 25 माइल कितने हो जाएंगे, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर हम स्केल पे शो कर देंगे पेज के ऊपर, तो हम कहेंगे ये क्या है, 25 माइल को शो कर रहा है। तो ये स्केल रिप्रेजेंटेशन होती है। स्केल की मदद से अगर कहीं पे 25 करोड़ किलोमीटर भी हो, उसको भी हम अपने पेज के ऊपर शो कर सकते हैं कि सपोज 1 करोड़ माइल जो है वो सपोज 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 25 करोड़ माइल किसके बराबर होगा, 25 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो वो एक स्केल रिप्रेजेंटेशन है। अर्थ की सरफेस की स्केल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, मैप। स्केल की मदद से बनाई गई जमीन की कोई भी सरफेस, उसको हम कहते हैं मैप। आपसे पूछा जा सकता है कि मैप स्केल क्या होता है। मैप स्केल एक रेशियो है बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस। जैसे अभी मैंने बात की है
कि अगर सपोज 50,000 माइल को अगर हम 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर या 1 मीटर के बराबर रखेंगे, तो ये जो रेशो होगी, ये रेशो है 1:50,000 सपोज माइल, 50,000 सपोज एकड़, 50,000 सपोज किलोमीटर। तो ये एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस और मैप का डिस्टेंस के दरमियान में जो रेशियो है, तो उसको मैप स्केल कहते हैं। इसी की मदद से बड़े लंबे लंबे डिस्टेंसेस जो हैं वो पेज पे शो किए जाते हैं। तो लार्ज स्केल मैप्स कुछ होते हैं, कुछ स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं। इससे इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो लार्ज स्केल मैप जैसे नाम से जाहिर है, उसका स्केल लार्ज होगा, वो लार्ज एरिया के लिए स्मॉल होता है और उसमें ज्यादा डिटेल्स होती हैं। और जो स्मॉल स्केल मैप होता है वो छोटे एरिया के लिए होता है, जिनके स्मॉल एरिया के लिए होता है, उसमें छोटी डिटेल्स होती हैं, और उसका वो मैप भी एक स्मॉल स्केल होता है, सादा से अल्फाज में। और एक और वर्ड है कंटूर। कंटूर क्या कहते हैं? कंटूर एक ऐसी लाइन है जो जमीन से ऊपर बराबर एलिवेशन की सरफेसेस को आपस में जोड़ती है। ये एक ऐसी लाइन है, सपोज ये एक जमीन है, उसे एक पॉइंट ये खड़ा है, ये जमीन से सपोज 1 माइल ऊंचा है। एक और पॉइंट है, वो भी जमीन से 1 माइल ऊंचा है। तो एक ऐसी लाइन जो कि उन दोनों के एलिवेशन पॉइंट को, जो इक्वल एलिवेशन पॉइंट को आपस में जोड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? कंटूर। कंटूर एक ऐसी लाइन है जो जमीन की सरफेस से बराबर एलिवेशन के जो सरफेस होती है उनको आपस में जोड़ती है, उसको हम कहते हैं कंटूर। और कंटूर इंटरवल क्या होता है? ये एक वर्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन टू कंजेक्टिव कंटूर लाइन। कंटूर लाइन जो होती है, जो जमीन से इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स होते हैं उनको आपस में मिलाती है ये लाइन। तो दो कंजेक्टिव, जिनकी दो मिली हुई जो कंटूर लाइंस होती हैं, उनके दरमियान में जो अमूदी फासला होता है, उसको हम कंटूर इंटरवल कहते हैं। और एक और टर्म है डेटम, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज डेटम? डेटम एक मैथमेटिकल रेफरेंस सरफेस है। ये एक रियाजियाती तौर पे, रियाजी के पॉइंट में, रियाजी की लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक की लैंग्वेज में, ये एक मैथमेटिकल रेफरेंस सरफेस है। ये एक रेफरेंस सरफेस है जो हम पेज के ऊपर ड्रा करते हैं कि एक रेफरेंस है। ये हवाला जाती एक सरफेस है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, दैट इज यूज फॉर मेजरिंग लोकेशन ऑन अर्थ। अब एक लाइन हम ड्रा करेंगे, वो हमारे पास एक मैथमेटिकल रेफरेंस सरफेस होगी। फिर उससे हम देखेंगे कि जमीन से कोई सरफेस कितने फासले पे है, उससे ऊंची कितनी है, उस सरफेस लाइन जो हवाला जाती लाइन होगी, उस सरफेस लाइन से या मैथमेटिकल रेफरेंस लाइन से कोई चीज कितनी नीचे है, उसको हम कहते हैं डेटम। ये मैथमेटिकल रेफरेंस सरफेस होती है बेसिकली। अच्छा, प्रोजेक्शन के बारे में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन ये एक मैप है। ये एक मैप प्रोजेक्शन जो है, उस जो जिसके बारे में टेक्नीशियन के इंटरव्यू में भी और टेक असिस्टेंट के इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। तो मैप प्रोजेक्शन बेसिकली कन्वर्ट करती है कर्व्ड अर्थ सरफेस इनटू फ्लैट मैप। कि अगर कहीं पे जमीन की जो सरफेस है वो कर्व्ड है, यानी कि मुड़ी हुई है। अब जो जगह जमीन पे ऐसे मुड़ी हुई है, कर्व्ड है, जैसे पहाड़ों में होता है, तो हमने उसको भी मेजर करना होता है कि वो सतह समंदर से कितनी ऊंची है। तो अगर जमीन की कोई सरफेस कर्व्ड हो, यानी मुड़ी हुई हो, ऐसे तलवार की शक्ल में कह ले या तीर कमान की शक्ल में कह ले, तो अगर जमीन की कोई सरफेस कर्व्ड हो, उसको अगर हमने फ्लैट मैप में कन्वर्ट करना हो, तो उस मैप को क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन मैप। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज्ड टू लोकेट एनी पॉइंट यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज सच एज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसकी मदद से बेसिकली किसी पॉइंट को हम लोकेट करते हैं कि वो जमीन पे कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से जमीन पे किसी भी पॉइंट को हम लोकेट करते हैं कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लैटिट्यूड भी शामिल होते हैं, लॉन्गिट्यूड भी शामिल होते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिला के बेसिकली क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लैटिट्यूड एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूड? तो लैटिट्यूड होता है बेसिकली नॉर्थ साउथ, जमीन के नक्शे के ऊपर जो नॉर्थ, अब जहां पे भी हम बैठे होते हैं, हमारे सामने जो ऊपर सरफेस होती है वो नॉर्थ होती है, और हमारी तरफ जो सरफेस है, हमारे पीछे जो होती है, वो साउथ होती है, और हमारे दाएं तरफ नक्शे के ऊपर ईस्ट सरफेस होती है, और हमारे बाएं तरफ बाएं हाथ पे वेस्ट होती है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो अगर कोई लाइन जो नॉर्थ और साउथ को, यानी कि सामने हमारे और हमारे पीछे इस तरफ जो खींचे दुनिया के नक्शे के ऊपर मौजूद हो या किसी मैप पे, तो उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। और कोई लाइन अगर ईस्ट और वेस्ट को आपस में जोड़ रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज टोटल स्टेशन? टोटल स्टेशन का आपको पता होना चाहिए। ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है।
टोटल स्टेशन, व्हाट इज टोटल स्टेशन? ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है फॉर यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, एंगल्स एंड कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट से मुराद लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड है, यानी नॉर्थ और साउथ के दरमियान में जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। और ईस्ट और वेस्ट को जो आपस में मिलाती है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हम यूज करें जो डिस्टेंस को भी मेजर करे, एंगल्स को भी मेजर कर सकता हो, वो इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, और वो कोऑर्डिनेट्स को मेजर कर सकता हो कि कौन सी चीज नॉर्थ साउथ पे कितने एंगल पे है, या कौन सी चीज ईस्ट वेस्ट जो हमारा लॉन्गिट्यूड है उससे कितने फासले पे है, कितने एंगल पे है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? टोटल स्टेशन। अच्छा, आपसे सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज ऑटो लेवल? ऑटो लेवल इज यूज टू डिटरमिन डिफरेंसेस इन एलिवेशन। अगर एक सरफेस है अर्थ की, उससे एक चीज 1 माइल की ऊंची खड़ी है, एक और चीज जो है वो जमीन से सपोज सिर्फ 50 मीटर ऊंची है, तो ऐसे ये एक ऐसी चीज होती है ऑटो लेवल। ये ये बेसिकली जमीन से एलिवेशन मेजर करती है कि कोई चीज जमीन से या सतह समंदर से कितनी ऊंचाई पे है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटो लेवल। अच्छा, थियोडोलाइट के बारे में सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज थियोडोलाइट? आप थियोडोलाइट के बारे में क्या जानती हैं, क्या जानते हैं? तो ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स को मेजर करता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है जो जमीन के साथ होते हैं, और वर्टिकल का मतलब ये है कि जो अमूदी होते हैं, इनके परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स को मेजर करता है, उस चीज को क्या कहते हैं? थियोडोलाइट। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल स्टेशन में क्या फर्क है और थियोडोलाइट में, इन दोनों में क्या फर्क है? तो थियोडोलाइट बेसिकली सिर्फ एंगल को मेजर करता है, जैसे अभी हमने बात की है। तो थियोडोलाइट चाहे वो हॉरिजॉन्टल एंगल हो चाहे वो वर्टिकल एंगल हो, सिर्फ एंगल्स को मेजर जो चीज करती है उसको हम क्या कहते हैं? थियोडोलाइट। और अगर टोटल स्टेशन की बात करें तो वो एंगल भी मेजर करता है, वो डिस्टेंस भी मेजर करता है, वो कोऑर्डिनेट्स भी मेजर करता है कि कौन सी चीज कितने अर्थ नॉर्थ साइड पे है या साउथ साइड पे है, ईस्ट साइड पे है या वेस्ट साइड पे है। तो जो चीज सिर्फ एंगल्स को मेजर करेगा, हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल को, उसको हम कहते हैं थियोडोलाइट। और कोई चीज अगर एंगल को भी मेजर करे, डिस्टेंस को भी मेजर करे और कोऑर्डिनेट को भी मेजर करे, उसको हम क्या कहते हैं? टोटल स्टेशन। अच्छा, आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि लेवलिंग क्या होती है? सर्वे ऑफ पाकिस्तान में अगर आपने अप्लाई किया है तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लेवलिंग? लेवलिंग का मतलब ये है कि डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन पॉइंट्स। कि अगर सपोज दो पॉइंट है जमीन के ऊपर, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, उनके दरमियान में डेफिनेटली वो जमीन से किसी सरफेस पे होंगे, सतह समंदर से किसी सरफेस पे होंगे। तो अगर डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो उनकी एलिवेशन के दरमियान में जो फर्क होता है, कोई पॉइंट सतह समंदर से बहुत ऊंचा होगा, कोई पॉइंट सतह समंदर से करीब होगा। तो अगर जमीन के ऊपर दो पॉइंट्स मौजूद हैं तो उनकी जो एलिवेशन के दरमियान में फर्क है, एक पॉइंट हो सतह समंदर से बहुत ऊंचा हो और एक पॉइंट सतह समंदर के ऊपर पड़ा हो, तो उनके दरमियान में एलिवेशन का जो फर्क होगा उसको हम क्या कहते हैं? लेवल चेक करना, लेवलिंग। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज बेंचमार्क? तो बेंचमार्क एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट है जिसको हम क्या कहते हैं? एलिवेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पॉइंट जमीन से कितना ऊंचा है, यानी कि उसकी एलिवेशन वैल्यू क्या है, उसको हम क्या कहते हैं? बेंचमार्क। यानी कि ये एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट है, हम उसको फिक्स कर देंगे, उसको एक मेंशन कर देंगे कि जो एक पॉइंट है जिसका एलिवेशन हो सकता है 20 माइल हो सतह समंदर से, या 5 मील हो या 1 माइल हो। तो कोई चीज जिसकी सतह समंदर से एक लेवल, एक एलिवेशन लेवल मुख्तस कर दिया गया हो, और उसे बेंचमार्क या थ्रेशोल्ड या यार्डस्टिक बना दिया गया हो कि ये एक पैमाना है, कोई पॉइंट इससे ऊंचा है या नीचे है, तो ये पॉइंट ही बताएगा बेसिकली रेफरेंस पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं? बेंचमार्क या स्टैंडर्ड या थ्रेशोल्ड। अच्छा, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ट्रैवर्सिंग? ट्रैवर्सिंग क्या होती है? तो ट्रैवर्सिंग एक सर्वे का मेथड है, बेसिकली याद रखिएगा। ट्रैवर्सिंग एक सर्वे का मेथड है यूजिंग कनेक्टेड सर्वे लाइंस फॉर डिटरमिनिंग पोजीशन। कि जो सर्वे लाइन आपस में मिल जाती हैं, सर्वे लाइन जो आपस में मिल जाती हैं और किसी जगह की पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए, ये एक सर्वे का मेथड है ट्रैवर्सिंग। सादा अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि सर्वे करने के लिए ये एक मेथड है ट्रैवर्सिंग, जिसमें बेसिकली हम देखते हैं कि जो सर्वे की लाइंस हम ड्रा करते हैं उनके दरमियान में अगर वो आपस में जुड़ी हुई हैं, तो किसी जमीन की पोजीशन कहाँ पे है, कोई जमीन कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, सतह समंदर से कितनी ऊंची या नीचे है, किस वादी या किस माउंटेन के ऊपर है, तो उसको हम कहते हैं, ये सर्वे मेथड है, इसको हम कहते हैं ट्रैवर्सिंग। अच्छा, ट्राइंगुलेशन का बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट ट्राइंगुलेशन? डिटरमिनिंग लोकेशन
बाय मेजरिंग एंगल्स इन ट्राइंगल। जो ट्राइंगल होती है जिसको मुसलस कहते हैं, मुसलस के अंदर जो एंगल्स होते हैं उनको मेजर करके अगर हम किसी लोकेशन के बारे में जानना चाहें तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइंगुलेशन। यानी किसी सरफेस के अंदर जो एंगल्स हैं उनको मेजर करके हम ये जानने की कोशिश करें कि कोई जो चीज है उसकी लोकेशन क्या है, तो उसको हम कहते हैं ट्राइंगुलेशन। यानी ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं उनको मेजर करने का नॉलेज नाम क्या है, ट्राइंगुलेशन। और जियोडेसी किसे कहते हैं, जियो अर्थ को कहते हैं। जियोडेसी एक साइंस है विद द हेल्प ऑफ विच वी मेजर अर्थ की शेप, अर्थ का साइज एंड अर्थ ग्रेविटी। तो ये बेसिकली एक साइंस है जियोडेसी, जैसे नाम से जाहिर है, जियो इसका ताल्लुक जमीन से है, जियो जमीन को कहते हैं, अर्थ को कहते हैं। तो जियोडेसी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम अर्थ की शेप, अर्थ की साइज और अर्थ की ग्रेविटी कि कितनी फोर्स से वो चीजों को अपनी तरफ खींचती है, तो इस साइंस को हम क्या कहते हैं, जियोडेसी। यानी कि ऐसा साइंस जिसकी वजह से हम अर्थ की शेप, अर्थ का साइज और अर्थ की ग्रेविटी मेजर करते हैं, उसको हम कहते हैं जियोडेसी। अच्छा, आपसे डीईएम के बारे में पूछा जा सकता है, व्हाट इज डीईएम। डीईएम स्टैंड्स फॉर डिजिटल एलिवेशन मॉडल। डिजिटल का मतलब है जो कंप्यूटराइज्ड हो, एलिवेशन का मतलब है कुछ चीज कितनी ऊंची ऊंचाई पे है, तो मॉडल एक फ्रेमवर्क है। इट रिप्रेजेंट्स टेरेन एलिवेशन डिजिटली, कि कोई जमीन कितनी ऊंची है सतह समंदर से, उसको कंप्यूटर की शक्ल में डिजिटली यानी कि इलेक्ट्रॉनिक की मदद से, कंप्यूटर की मदद से शो करना, रिप्रेजेंट करना, उसको हम कहते हैं डिजिटल एलिवेशन मॉडल। कि कंप्यूटर की मदद से कुछ पॉइंट बताना कि वो सतह समंदर से कितने ऊंचा है, उसको हम कहते हैं डिजिटल एलिवेशन मॉडल। एल ई लीडार, ये क्या है, लीडार बेसिकली लेजर की पल्स को इस्तेमाल करता है टू मेजर ग्राउंड एलिवेशन एक्यूरेटली। कि कोई फर्श जो है या कोई जो ग्राउंड है उसकी एलिवेशन की वो कितना ऊंचा है सतह समंदर से, उसके बारे में लेजर लाइट को इस्तेमाल करके, लेजर की पल्स को इस्तेमाल करके किसी अर्थ की सरफेस की एलिवेशन को मालूम करना कि कोई अर्थ की जो सरफेस है या ग्राउंड लेवल है वो कितना ऊंचा है सतह समंदर से, सतह समंदर से। तो उस और किसकी मदद से, लेजर की लाइट की मदद से, उसको हम कहते हैं लीडार। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि आपने कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए हैं, तो आप नाम बता सकते हो, आर्क जी आई एस, क्यू जी आई एस, ऑटो कैड मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। ऑटो कैड अगर आपने इस्तेमाल किया हुआ है तो गूगल अर्थ में इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर ई आर डी एस इमेजिन, ये भी वैसे बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, अगर आप लोगों ने कभी ये पढ़ा है तो ये भी, इसका जिक्र भी आप कर सकते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि रेस्टर में और वेक्टर में क्या फर्क है। रास्टर और वेक्टर, रास्टर के अंदर पिक्सल्स होती हैं बेसिकली, और जो वेक्टर है उसमें पॉइंट्स भी होते हैं, लाइंस भी होती हैं, उसमें पॉलीगॉन्स भी होते हैं। तो रास्टर के अंदर सिर्फ पिक्सल्स होते हैं। पिक्सल आपको पता है कि जब भी हम कोई पिक्चर बनाते हैं तो उस पिक्चर को अगर हम जूम आउट करें तो उसके पिक्सल फट जाते हैं, पिक्चर क्लियर नहीं होती, ब्लर हो जाती है। तो जो जिस चीज में सिर्फ पिक्सल्स होते हैं उसको हम कहते हैं रास्टर, और जिस चीज में पॉइंट्स भी होते हैं, लाइंस भी होती हैं, पॉलीगॉन शक्लें भी होती हैं, उसको हम कहते हैं वेक्टर। ये वो वेक्टर स्केलर नहीं है जो फिजिक्स में होता है कि एवरी ऐसी चीज जिसकी कोई डायरेक्शन हो उसको हम वेक्टर कहते हैं। और दो पॉइंट्स के दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और जो स्केलर है ऐसी क्वांटिटी जिसका कोई डायरेक्शन ना हो। तो खैर, रास्टर के अंदर हम सिर्फ पिक्सल देखते हैं, और वेक्टर के अंदर हम डिफरेंट पॉइंट्स, उनकी पोजीशन, उनकी लाइंस, उनकी पॉलीगॉन, सब कुछ मेजर करते हैं। अच्छा, जीआईएस लेजर से लेयर से क्या मुराद है। जीआईएस जियोग्राफिक, ई जी आई एस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की कुछ लेयर्स होती हैं, उनके बारे में बताएं। तो ये बेसिकली जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो लेयर्स हैं वो सेपरेट करती हैं डाटा सेट रिप्रेजेंटिंग रोड्स, रिवर्स, बिल्डिंग्स, बाउंड्रीज। तो अगर कोई ऐसा डाटा सेट हमारे पास हो जिस कहीं पे रोड उस हम नुमाया कर रखे हो, किसी डाटा सेट के अंदर रिवर्स हो, किसी डाटा सेट के अंदर हमने बिल्डिंग शो कर रखी हो, और किसी डाटा के अंदर हमने बाउंड्रीज लगा रखी हो, तो ये बेसिकली उन तमाम डेटा सेट्स को सेपरेट करता है कि एक डाटा के अंदर, डाटा शीट के अंदर क्या होगा, रोड्स एक डाटा शीट के अंदर दिखाई जाएंगी, बिल्डिंग्स एक डाटा की शीट के अंदर दिखाई जाएगी, रिवर्स एक डाटा शीट के अंदर दिखाई जाएगी, बाउंड्रीज इसको हम कहते हैं ग्लोबल जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम लेयर्स। अच्छा, एट्रीब्यूट डाटा किसे कहते हैं, ये नॉन स्पेशियल इंफॉर्मेशन है, यानी कि स्पेस से मुतलका जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं स्पेशियल। तो ये नॉन स्पेशियल इंफॉर्मेशन है लिंक्ड विद मैप फीचर। जो मैप हम बनाते हैं उसके फीचर के साथ नॉन स्पेशियल इंफॉर्मेशन जो लिंक्ड हो उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट डाटा।
ये स्पेशल इंफॉर्मेशन नहीं होती कि इसका कि कौन सी चीज स्पेस में कहाँ पे है। ये नॉन स्पेशल इंफॉर्मेशन है और ये लिंक होता है मैप फीचर के साथ, उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट डाटा। उसके बाद स्पेशल डाटा क्या होता है? ऐसा डाटा जो रिप्रेजेंट करे लोकेशन को और शेप ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स। जियोग्राफिकल फीचर का मतलब है जमीन हो, यानी कि ऐसा डाटा जो किसी भी जमीन की जगह को, यानी कि लोकेशन को और उसकी शेप के बारे में बता सके, उसको ऐसे डाटा को हम स्पेशल डाटा कहते हैं। तो जमीन का कोई भी पॉइंट है, कोई वैली है, कोई घर है, कोई सपोज कोई भी पिकनिक पॉइंट है, उसके बारे में ये बताना कि उसकी लोकेशन क्या है और उसकी शेप क्या है उस एरिया की, उस उसको ऐसे डाटा को हम क्या कहते हैं? स्पेशल डाटा। ये जो डाटा किसी जगह के बारे में, उसकी जगह की शेप के बारे में बताया और जो जगह के बारे में बताया कि वो जगह जमीन पे कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, उसको हम स्पेशल डाटा कहते हैं। अच्छा, डिजिटाइजेशन क्या होती है? डिजिटाइजेशन में जैसे करप्शन कम हो रही है तो डिजिटल टेक्नोलॉजी हर जगह पे इस्तेमाल होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिजिटाइजेशन। तो अगर मैप, जो पेपर के मैप्स होते हैं जो हम पेपर पर ड्रा करते हैं, सपोज 25 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अब 50, अब सपोज 25 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 50 मीटर क्या होगा? 2 सेंटीमीटर। इसको हम कहते हैं पेपर मैप। अगर पेपर मैप को हम डिजिटल जीआईएस फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, ये पेपर मैप होता है हमारे पास, उसको हम डिजिटल यानी कि कंप्यूटराइज्ड जीआईएस फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, उसको हम कहते हैं डिजिटलाइज करना। यानी कि कुछ नक्शे ऐसे होते हैं जो हम सपोज करते हैं कि सपोज 5 माइल 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 25 माइल किसके बराबर होगा? 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। उसको हम नक्शे पे ड्रा कर लेंगे स्केल की मदद से। अब ये क्या है? ये एक पेपर मैप है। इस पेपर मैप को अगर हम चाहते हैं कि ये डिजिटलाइज हो जाए, कंप्यूटर की शक्ल में आ जाए, यानी कि डिजिटल जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की शक्ल में आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? कि पेपर मैप को कन्वर्ट करना डिजिटल जीआईएस फॉर्मेट में, इसको हम कहते हैं डिजिटलाइजेशन या डिजिटाइजेशन। अच्छा, जियो रेफरेंसिंग एक टर्म है जिसके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। जियो रेफरेंसिंग बेसिकली ये होता है कि जो रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि कौन सी चीज कितने नॉर्थ, कितने साउथ, कितने ईस्ट, कितने वेस्ट साइड पे है, तो जो रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं उनको असाइन करना टू मैप्स और इमेजेस। कि अगर कोई चीज जगह है सपोज, वो कितने नॉर्थ, कितने साउथ, कितने ईस्ट, कितने वेस्ट है, इसको असाइन करना, यानी कि रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स को इनको असाइन करना टू मैप्स एंड इमेजेस। अगर कोई इमेजेस पड़ी हैं या कोई मैप पड़ा है, उसको अगर हम रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स दे दें कि कौन सी चीज, अगर कोई चीज हमने ड्रा की है मैप के ऊपर, और हम उस मैप को रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट के जरिए शो करें कि वो अर्थ से कितना ऊंचे है, कितना ईस्ट की तरफ है, कितना वेस्ट, कितना साउथ या कितना नॉर्थ की तरफ है, तो दुनिया में किसी भी पॉइंट को, किसी भी इमेज को, किसी भी मैप को अगर हम रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? जियो रेफरेंसिंग। यानी कि कौन सा पॉइंट जमीन के ऊपर किस रेफरेंस, कितना नॉर्थ, कितना साउथ, कितना ईस्ट, कितना वेस्ट वो पड़ा है। तो किसी जमीन के किसी पॉइंट को, जमीन से मुराद है कि जियो, जमीन के किसी पॉइंट को अगर हम रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स बता दें, उसके साथ ड्रा कर दें, असाइन कर दें, तो उसको हम कहते हैं जियो रेफरेंसिंग। यानी कि उस जगह, वो एक जगह एक रेफरेंस का काम करती है कि वहां से कोई चीज नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, उसको हम रेफरेंस के तौर पर कहेंगे, तभी इसको जियो रेफरेंसिंग कहा जाता है। अच्छा, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज टोपोलॉजी इन जीआईएस। जीआईएस से मुराद है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये कंप्यूटर बेसिक सिस्टम है। तो उसमें टोपोलॉजी की टर्म है, व्हाट इज टोपोलॉजी? वो रूल्स जो मेंटेन करते हैं स्पेशल रिलेशनशिप अमंग फीचर्स। फीचर का मतलब है डिफरेंट जो मैप्स होते हैं। तो एक वो तमाम रूल्स जिनकी मदद से स्पेशल रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता है बिटवीन डिफरेंट फिगर्स, डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट मैप्स। तो उस उन तमाम रूल्स को मिला जुला के हम क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। उन रूल्स की मदद से हम जो दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनके दरमियान में फिजाई जो ताल्लुक होगा, स्पेशल रिलेशनशिप होगा, वो बनाएंगे। तो उन तमाम रूल्स को मिला जुला के हम क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। अच्छा, सेटेलाइट इमेजरी क्या होती है? वो तमाम इमेजेस जो कैप्चर की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ सेटेलाइट, और वो तमाम इमेजेस क्या शो करती हैं कि अर्थ की सरफेस किस तरह की है। अब अर्थ की सारी सरफेस हम नहीं देख सकते। अगर हमें लाहौर देखना हो या कराची देखना हो, हमें 15-15 किलोमीटर सफर करना पड़ता है अपनी जगह से। तो अगर अगर कोई बंदा लाहौर में बैठा हो या कराची बैठा हो, अगर उसने न्यू दिल्ली या आगरा देखना हो या कुस्तुनिया देखना हो, तो वो क्या करेगा? वो कुछ इमेजेस कैप्चर करेगा, और वो इमेजेस जो कैप्चर किए जाएंगे, वो किसकी मदद से कैप्चर किए जाएंगे? सेटेलाइट की मदद से कैप्चर किए जाएंगे। और वो अर्थ की सरफेस के बारे में बता रहे होंगे कि ये बैंकॉक है, ये बगदाद है,
ये करबला है, ये कि जो इराक है, ये सपोज मियावाली है, ये मुल्तान है, ये सपोज कच्छ का इलाका है, रन कच्छ का, ये कराची है, ये सियालकोट है। तो सैटेलाइट की मदद से इमेजेस हासिल करना जमीन के बारे में, जमीन की सरफेस के हवाले से, उसको हम कहते हैं सैटेलाइट इमेजरी, जब सैटेलाइट इमेजेस बनाता है सिंपली। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि जी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो अर्बन प्लानिंग में इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट जब हो जाती है, अर्थक्वेक जब फ्लड्स आ जाते हैं उसमें इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होता है, अगर कोई कहीं पे हमने कोई चीज ट्रांसपोर्ट करनी हो, डिफेंस फोर्सेस सिक्योरिटी फोर्सेस में इस्तेमाल होता है, जो जंगलात लगाए जाते हैं फॉरेस्ट्री उसमें इस्तेमाल होता है, इन्वायरमेंट के बारे में जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं कि कहाँ पे हमने कितने दरख्त लगाने हैं, कितना सपोज सुनामी या जो भी है बिलियन ट्रीज लगाने हैं। तो इन्वायरमेंट के हवाले से कोई इनिशिएटिव है, फॉरेस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस यानी कि सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर और अर्बन प्लानिंग, इन तमाम के अंदर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इस्तेमाल होता है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या था? ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो किसी भी अर्थ के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन, किसी भी अर्थ के किसी पॉइंट के हवाले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, एनालाइज करता है और उसको डिस्प्ले भी करता है। तो ये उसकी हमने एप्लीकेशन पढ़नी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको लाजमी याद करनी चाहिए। अच्छा, फिर वो आपसे पूछ सकता है कि एज ए टेक्नीशियन या एज ए टेक असिस्टेंट या एज ए सर्वेयर या एज ऑफिशियल या एज प्रोफेशनल ऑफ सर्वे ऑफ पाकिस्तान, आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? तो आप कहेंगे कि एक्यूरेसी, कि अगर मैं कोई सर्वे करूं तो एक्यूरेट करूं, पेशेंस, अगर कोई सर्वे के अंदर नहीं प्रॉपरली हो पा रहा, सब्र का मुजाहरा करें, डिसिप्लिन, ये नहीं है कि आप एक 5 दिन सर्वे करें और अगला पूरा महीना छुट्टियों पे रहें, तो डिसिप्लिन हो टाइम के हवाले से, आपकी अपनी रूटीन के हवाले से, जॉब के हवाले से, और फिजिकल फिटनेस हो, ये ना हो कि आप सर्वे करते करते आपको सांस चढ़ जाए। तो फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए इस जॉब में। और टीम वर्क, अकेला बंदा पूरी दुनिया का सर्वे नहीं कर सकता या किसी भी इलाके का, तो टीम वर्क में ही सर्वे किया जाता है। तो ये टेक्नीशियन, टेक असिस्टेंट और जितने भी लोग होते हैं, जितने भी सर्वेयर्स होते हैं, उनमें एक्यूरेसी, पेशेंस, डिसिप्लिन, फिजिकल फिटनेस और टीम वर्क वगैरह, और इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी मतलब जिसमें करप्शन ना हो, जो करप्शन ना करता हो, डाटा के अंदर एम्बेजलमेंट ना करता हो, डाटा को डिस्टॉर्ट ना करता हो, अपने फायदे ना हासिल करता हो। तो ये उसमें टेक्नीशियन या टेक असिस्टेंट में या सर्वेयर में क्वालिटीज होनी चाहिए। कैन यू वर्क इन रिमोट एरियाज, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आप कराची से हैं, अगर आप लड़की हैं, लड़के हैं, या पंजाब से हैं या केपीके से हैं, कि क्या आप, अगर आपकी जॉब रिमोट एरिया में लगा दीजिए तो आप करेंगे? तो आपने ये नहीं कहना कि नो नो नो, मैं तो अपनी अम्मी के बगैर या अपने माँ बाप बहन भाई के बाद बगैर, या बीवी या बच्चों के बगैर या शोर के बगैर नहीं रह सकती या रह सकता। तो आपने क्या कहना है? सपोज को हम कह लें, तो आपने कहना है यस आई कैन वर्क इन रिमोट एरियाज, क्योंकि फील्ड वर्क जो है वो सर्वे ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक पार्ट एंड पार्सल है, वो जरूरी चीज है, एंड आई एम फुली प्रिपेयर्ड, ताकि आपको जॉब लाजमी मिले। अगर आपने शौक किया कि नो नो नो, मैं तो कराची से हूँ, मुझे तो इस्लामाबाद जॉब मिल गई तो मैं तो नहीं जा सकती या नहीं जा सकता, तो देन यू विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो आपने शो करना है कि आई एम अवेलेबल, मैं पूरा पाकिस्तान घूमना चाहती हूँ या चाहता हूँ। उसके बाद आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कैन यू वर्क अंडर प्रेशर, कि अगर आपको प्रेशर दिया जाए, बहुत ज्यादा प्रेशर हो कि आपने ये काम 25 घंटों में करना है, 24 घंटों में, 2 दिनों में, तो आपने कहना है कि यस आई रिमेन कूल काम, आई कैन प्रायोरिटाइज टास्क। अगर प्रेशर हो तो हमने क्या करना होता है? सारे काम नहीं करने होते, हम कुछ चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं कि हम ये काम पहले करेंगे, ये जब हो जाएगा तो ये काम करेंगे जो उससे लेस इंपॉर्टेंट हो उसके बाद। तो आप कहने, आपने कहना कि मैं टीम वर्क में, जब मेरे अंदर मेरे ऊपर प्रेशर होगा तो मैं टीम्स बनाऊंगा, कुछ काम किसी और को असाइन करूंगा, कुछ काम अपने जिम्मे लगाऊंगा, और मैं पूर्ण काम रहते हुए चीजों को प्रायोरिटाइज और उनकी प्रायोरिटी लिस्ट बना के मैं एफिशिएंटली काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अच्छा, आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि वाई वी शुड हायर यू। अगर ये सवाल वैसे टिपिकली पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि आपको ही क्यों हायर किया जाए, तो आप कहेंगे कि मेरे अंदर वो रिक्वायर्ड टेक्निकल स्किल्स हैं, वो रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज है, जो क्वालिफिकेशन आपने मांगी थी, एक तो मेरे पास वो है, फिर मेरे पास स्किल्स हैं जिनके मैं सॉफ्टवेयर यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मैं विलिंगनेस से है मेरे अंदर कि मैं लर्न करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं डिसिप्लिन मेरे अंदर है, डेडिकेशन है मेरे अंदर। तो मैं इस सर्वे ऑफ पाकिस्तान के अंदर अच्छी तरह कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के डिफेंस फोर्सेस के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, ब्ला ब्ला। आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है इंटरव्यू में, तो आप कह सकते हैं कि मैं बहुत जल्दी लर्न करती हूँ या करता हूँ, क्विक लर्नर हूँ, मैं हार्ड वर्किंग मेहनती हूँ, आप कह सकते हैं कि मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं करप्ट नहीं हूँ, इंटेग्रिटी मेरे में अंदर है,
और मैं टीम प्लेयर हूँ, कि मैं ट्रूथफुल हूँ, गलत बयान नहीं करूंगा या करूंगी, तो मैं टीम प्लेयर हूँ, मैं बाकी लोगों के साथ मिलकर काम करने की आदी हूँ, आदी हूँ, और मेरे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है, यानी कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। तो ये सारी आपकी स्ट्रेंथ आप बता सकते हैं। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपकी वीकनेसेस क्या है, तो वीकनेस आपने ऐसी नहीं बतानी कि मैं तो कभी टाइम पे नहीं उठता, मैं तो पंक्चुअल नहीं हूँ, नो नो नो। आपने ऐसी वीकनेस बतानी है जो एक्चुअली क्या हो, स्ट्रेंथ हो। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने कहना है कि आई टू मच फोकस ऑन डिटेल्स, कि मैं बहुत ही बारीक बीनी से काम करती हूँ जो करता हूँ, बट आई एम लर्निंग, लेकिन मैं आजकल लर्न कर रही हूँ जो कर रहा हूँ, टू बैलेंस एक्यूरेसी विद एफिशिएंसी। अच्छा, एफिशिएंसी ये होता है कि कम टाइम में कम रिसोर्सेज से काम जल्दी जल्दी निपटा लेना, उसको एफिशिएंसी कहते हैं। और जो डिटेल्स में लोग जाते हैं कि ये भी करना है वो भी करना है, ये सारे काम कर लें, उससे क्या होता है, एफिशिएंसी नहीं आती, उससे टाइम ज्यादा लगता है, रिसोर्सेज ज्यादा लगते हैं, और जब हमें काम डेडलाइन मीट करनी होती है तो हमें एफिशिएंसी दिखानी पड़ती है। तो आपने कहना है कि मेरी वीकनेस ये है कि मैं बहुत डिटेल की तरफ चली जाती हूँ या चला जाता हूँ, यानी मैं परफेक्शनिस्ट हूँ। तो जो बंदा परफेक्शनिस्ट होता है ना, अगर वो डिटेल में न जाए तो वो उस वीकनेस को कन्वर्ट किया जा सकता है। बेसिकली एक परफेक्शनिस्ट भी एक किस्म की खूबी भी है, कि एक बंदा जब तक कि किसी काम को नफासत के साथ नहीं करता तो वो काम वो मुतमिन नहीं होता। तो ये बेसिकली एक, आप यूं कह सकते हैं कि ये एक वो खूबी है, इस खामी के अंदर भी एक खूबी है परफेक्शनिज्म के अंदर, कि मैं जब तक परफेक्ट काम ना कर लूं, लड़की हैं आप या लड़के हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठ सकती या बैठ सकता। तो बेसिकली ये है तो एक परफेक्शनिस्ट अप्रोच, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन इसके अंदर भी एक खूबी तो है। तो ये वीकनेस बता सकते हैं आप। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि आप अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं। अमूमन ऐसे सवाल नहीं होते आजकल, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए तो आपने कहना कि मैं अपने आप को 5 साल बाद सर्वे ऑफ पाकिस्तान के अंदर इंटेग्रिटी के साथ एक रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर के तौर पर देखती हूँ, ये देखता हूँ, हायर लेवल के ऊपर प्रमोशन, मेरी प्रमोशन हो चुकी होगी। अच्छा, उसके बाद आप और मैं एक अच्छे बड़े इंपॉर्टेंट मिशन के ऊपर काम कर रही होंगी 5 साल बाद। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि अक्यूरेट सर्वेइंग जो है उसका क्या फायदा है। जब आप एज ए टेक्नीशियन, एज ए टेक असिस्टेंट, आपने सर्वे टीम का हेल्प करनी होगी, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड विद द हेल्प ऑफ फील्ड वर्क, तो एक्यूरेट सर्वेइंग की क्या अहमियत है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपने कहना है कि जब एक्यूरेट सर्वे होता है तो फिर हमारे पास एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है किस चीज के लिए, कि अगर हमें कोई कंस्ट्रक्शन करना हो डैम की, या इंफ्रास्ट्रक्चर कोई पुल बनाना हो, या कोई रेलवे ट्रैक बिछाना हो, या लैंड रिकॉर्ड के बारे में हमने मालूमात हासिल करनी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्थक्वेक या फ्लड्स आ जाएं तो डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में हमने कोई प्लान बनाना हो, या कोई प्लानिंग करनी हो किसी जगह पे ऊपर, या कोई नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि कोई आर्मी ने, एयरफोर्स ने या नेवी ने कोई अपना प्लांट बनाना हो, या अपना कोई हाउसिंग कॉलोनी बनानी हो, या कुछ भी। तो अगर एक्यूरेट सर्वेइंग होगी तो हमारे पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगी किस चीज के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स के लिए, प्लानिंग के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, लैंड रिकॉर्ड की के बारे में अगर हमने डाटा कलेक्ट करके रखना है, या इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, या अगर कोई कंस्ट्रक्शन करनी है हमने, यानी कि डेवलपमेंट के काम करने हैं तो उनके बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी जमीन के हवाले से, अगर हमें एक्यूरेट सर्वेइंग करेंगे। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कि व्हाट डॉक्यूमेंट शुड एक सर्वे टीम मेंटेन। अगर एक टीम सर्वे टीम है जिसमें टेक्नीशियन, टेक असिस्टेंट और बाकी सर्वेयर भी होते हैं, तो उनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आपने कहना है कि उनके पास फील्ड बुक होनी चाहिए, जिसमें वो हर खसरा नंबर और कौन सी चीज कहाँ पे है उसके बारे में मालूमात ले रहे होते हैं, हर जगह के बारे में। फील्ड बुक होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन शीट्स होनी चाहिए, कि जो जो चीजें वो ऑब्जर्व करें वो लिख लें ताकि वो उनको भूल ना जाए, उनकी पिक्चर ले लें। तो उनके पास फील्ड बुक होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन शीट्स होनी चाहिए, सर्वे के स्केच होने चाहिए कि वो स्केच बना के, और उसके बाद कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए कि उसे उन्हें पता हो कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कौन सी चीज कितने नॉर्थ साउथ है, कौन सी चीज किसी पॉइंट से कितना ईस्ट वेस्ट है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। और इक्विपमेंट का, जो जो उनके पास इक्विपमेंट उन्होंने उठाया हुआ है साथ, उसका रिकॉर्ड होता है कि कोई चीज मिसप्लेस ना हो जाए, और डेली की रिपोर्ट्स वो बनाए। जो सर्वे की टीम होती है वो डेली की रिपोर्ट्स बनाती है, उसको हम कहते हैं DAR, डेली एक्टिविटी रिपोर्ट, DAR। तो उसके अंदर डेली की रिपोर्ट्स मेंशन किया जाए, आज हमने क्या किया, सुबह कब उठे, उसके बाद जो भी उनके पास इक्विपमेंट होते हैं हमने कौन कौन सी चीजें हमने साथ उठाई, कोऑर्डिनेट्स लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो मेजर करते रहते हैं, सर्वे के स्केच वगैरह बनाते रहते हैं जहां जहां वो जाते हैं, कि यहाँ से पहाड़ इतना ऊंचा था, उस पेपर मैप की मदद से। और इसके अलावा ऑब्जर्वेशन शीट्स होती हैं और फील्ड बुक होती है। तो ये एक सर्वेयर टीम के पास होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन, कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। अगर आपसे, वैसे इस किस्म के सवाल होते नहीं है, लेकिन अगर आप इससे इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं कि जी एनी क्वेश्चन, तो आप ये कह सकते हैं कि यस सर, कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग वुड बी प्रोवाइडेड टू मी इफ आई एम सेलेक्टेड, कि अगर मैं सेलेक्ट हो जाती हूँ तो मुझे किस किस्म की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, और व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन
द सर्वे ऑफ पाकिस्तान। तो अब आपने अपने आप को क्यूरियस शो करना है कि मुझे क्यूरियोसिटी है कि हमें कौन सी ट्रेनिंग दी जाएगी और हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं इस डिपार्टमेंट में, हम कैसे ऊपर अपवर्ड मोबिलिटी इसकी कौन सी है, कितना हम कैसे प्रमोट होंगे। अच्छा, कुछ और भी कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन भी आप लोगों ने खुद सर्च करना है, उनके ऊपर मैं बता रहा हूँ। जैसे WGS84 क्या है, UTM क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, आपको पता होना चाहिए एज ए टेक्नीशियन, एज ए टेक असिस्टेंट। अच्छा, GIS जिसको हम जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, GIS डेटाबेस क्या होता है। इसके अलावा JSON, जियो जेसोन क्या होता है, शेप फाइल क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ArcGIS Pro क्या है बेसिकली, और QGIS क्या है, ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं बेसिकली। बफर एनालिसिस क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाजमी इसको गूगल कीजिएगा कि व्हाट इज बफर एनालिसिस। ओवरले एनालिसिस क्या होता है, बफर एनालिसिस और ओवरले एनालिसिस लाजमी देखिएगा, ये क्या होते हैं। ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट, GCP, ये क्या होता है, इससे क्या मुराद होती है। और DGPS, इससे क्या मुराद होती है, आपने इसके बारे में भी मालूमात हासिल करनी है। और RTX सर्वे क्या होता है, ये भी लाजमी देखिएगा। और ऑर्थोफोटो क्या होता है, ऑर्थोफोटो के बारे में बताइएगा, आप लाजमी इसको सर्च कीजिएगा। और जियोइड क्या किसे कहते हैं, तो जियोइड भी एक किस्म सर्वे की हवाले से एक टर्म है, जियोइड के बारे में पता होना चाहिए। अलिप्सॉइड किसे कहते हैं, इसको भी लाजमी गूगल कीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। और चेन सर्वे क्या होता है, तो यहाँ पे सर्वे की कुछ टाइप्स आई हैं, जैसे RTK सर्वे क्या है और चेन सर्वे क्या है, इनके हवाले से। और कुछ एनालिसिस के नाम आए हैं, जैसे बफर एनालिसिस है, ओवरले एनालिसिस, इसके बारे में पता होना चाहिए। और DGPS क्या है, और GCP ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट क्या होता है। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि कॉम्पेस सर्वे क्या होता है, जैसे मैंने कहा चेन सर्वे, RTK सर्वे और कॉम्पेस सर्वे, ये क्या होता है। कंपास अक्सर अक्सर इसको कह रहे होते हैं लोग, कंपास सर्वे क्या है, RTK सर्वे क्या है और चेन सर्वे क्या है, इनमें क्या फर्क है। अच्छा, प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है, ये भी सर्वे की एक टाइप है। और EDM से क्या मुराद है, ये अभी हम पहले देख के आ चुके हैं। इन क्वेश्चन को लाजमी देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 50 क्वेश्चन जो हैं वो सर्वे ऑफ पाकिस्तान में जिन लोगों ने अप्लाई किया फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन और टेक असिस्टेंट, ये उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए सर्वे ऑफ पाकिस्तान और सर्वे की जो जॉब है उस हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड और की क्वेश्चन है। आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को लाजमी अपने माइंड में रखना है, और जो क्वेश्चन के इन इस लेक्चर के एंड के ऊपर मैंने कुछ टर्म्स बताई हैं, इनको आप लोगों ने अपनी तरफ से गूगल करना है, और इनके बारे में भी लाजमी आपको पता होना चाहिए। ये ऑलमोस्ट 15 के करीब जो है, 17 और 3 20, एग्जैक्टली ये तकरीबन 20 के करीब कुछ हमारे पास टर्म्स हैं जो मैंने आपको दी हैं। आप लोगों ने इनके बारे में भी जानकारी हासिल करनी है, इनको गूगल कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, में अपनी आने वाली वीडियो में एक नए थीम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूंगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं और सर्वे ऑफ पाकिस्तान और इससे मिलती जुलती जो डिफरेंट जॉब्स आती रहती हैं FPSC PPSC के जरिए, पंजाब सिंध बलूचिस्तान KPK या आज़ाद जम्मू कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान या इस्लामाबाद में जो भी डिफरेंट जॉब्स आती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, उनकी तैयारी कैसे की जानी चाहिए, डाटा कहाँ से हासिल करना चाहिए, बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए, टेस्ट की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इस हवाले से मैं गाहे बगाए वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ अपने इस चैनल इंग्लिश विद अजमल खान के ऊपर। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचते रहे। अपना ख्याल रखिए, और उन लोगों का जो आपसे जुड़े हुए हैं, अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, और उन लोगों का जो आपसे जुड़े हुए हैं